Good evening viewers, welcome to Judicial Study Center. आज का टॉपिक है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री का निष्पादन, और ख़ास तौर से आज एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री में प्रीलिम्स का सवाल कहाँ से कहाँ तक बनता है, कौन कौन सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, आज उसको डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए कि एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री से संबंधित जो प्रोविज़न दिया गया है वह सेक्शन 36 से लेकर के और सेक्शन 74 तक में दिया गया है। इससे संबंधित आर्डर 21 है और आर्डर 21 संहिता का दीर्घतम आदेश है। इस आदेश में कुल 106 नियम दिए गए हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ ये देखा जाए कि डिक्री के निष्पादन का मतलब क्या होता है। तो डिक्री के निष्पादन का मतलब होता है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री का परिवर्तन, अर्थात जब विधिक प्रक्रिया के अनुसार डिक्री को परिवर्तित कराया जाता है, डिक्री को लागू कराया जाता है, तो उसी को डिक्री का निष्पादन कहा जाता है। वास्तव में आप देखेंगे कि जब डिक्री होल्डर के पक्ष में कोई डिक्री पारित कर दी जाती है तो केवल डिक्री पारित कर दिए जाने मात्र से डिक्री होल्डर को उस डिक्री का लाभ नहीं मिल जाता है। डिक्री होल्डर को डिक्री का वास्तविक लाभ तब प्राप्त होता है जब उस डिक्री का निष्पादन कराया जाता है, जब उस डिक्री को परिवर्तित कराया जाता है, जब उस डिक्री को लागू कराया जाता है, तब डिक्री होल्डर डिक्री का वास्तविक लाभ को प्राप्त करता है। जैसे समझें, अब मान लीजिए कि ए है और ए बी के विरुद्ध 1 लाख रुपए की वसूली के लिए वाद ले आता है और कोर्ट के द्वारा ए के पक्ष में डिक्री को पारित कर दिया जाता है। तो अब ए के पक्ष में डिक्री को पारित कर दिया गया तो ए डिक्री होल्डर कहलाएगा और बी जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है यह जजमेंट डेटर कहलाएगा। तो अब कोर्ट ने ए के पक्ष में 1 लाख रुपए की डिक्री पारित कर दिया, तो केवल डिक्री पारित कर दिए जाने से ए को उस डिक्री का वास्तविक लाभ नहीं मिल गया। ए को डिक्री का वास्तविक लाभ तब मिलेगा जब जजमेंट डेटर बी से ए को 1 लाख रुपया इसको दिलवा दिया जाएगा। अतः डिक्री पारित होने के पश्चात जब उस डिक्री को लागू कराया जाता है, उसको परिवर्तित कराया जाता है, तब उसी को डिक्री का निष्पादन कहा जाता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखा जाए कि डिक्री का निष्पादन कौन न्यायालय कराता है। तो डिक्री का निष्पादन कौन न्यायालय कराता है, इस संबंध में सेक्शन 38 में प्रोविज़न दिया गया है और सेक्शन 38 में बताया गया है कि डिक्री का निष्पादन जिस न्यायालय ने डिक्री पारित किया है वह न्यायालय डिक्री का निष्पादन करा सकता है।
और दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे कि जिस न्यायालय को डिक्री ट्रांसफ़र की गई है, जो ट्रांसफरी कोर्ट है, उसके द्वारा डिक्री का निष्पादन कराया जाएगा। तो डिक्री का निष्पादन दो कोर्ट करा सकती है, एक तो जिस कोर्ट ने डिक्री को पारित किया है और दूसरा जिस कोर्ट को डिक्री ट्रांसफ़र की गई है उस कोर्ट के द्वारा भी डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है। अब सेक्शन 38 में जो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि जिस कोर्ट ने डिक्री पारित किया है, इसको काफ़ी वाइड सेंस में लिया गया है और सेक्शन 37 इसको क्लियर करता है कि जिस कोर्ट ने डिक्री पारित किया है उस कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन सी कोर्ट शामिल है। तो सेक्शन 37 में सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के अंतर्गत कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जो प्रथम बार का न्यायालय होता है, जिस न्यायालय में पहली बार मुकदमा दाखिल किया गया है, वह न्यायालय प्रथम बार का न्यायालय कहलाता है और वह डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज बताई गई है कि यदि कोई अपील में डिक्री पारित की गई है तो प्रश्न ये है कि उस डिक्री का निष्पादन किसके द्वारा कराया जाएगा। तो यदि अपील में कोई डिक्री पारित की गई है तब भी उस डिक्री का निष्पादन प्रथम बार के न्यायालय के द्वारा ही कराया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है। अपील में कोई डिक्री पारित की जाती है तो अपीलेट कोर्ट डिक्री का निष्पादन नहीं कराता है, बल्कि जो प्रथम बार का न्यायालय है जिसमें पहली बार मुकदमा को दाखिल किया गया था, उसी कोर्ट के द्वारा डिक्री का निष्पादन कराया जाता है। तीसरी चीज बताई गई है कि अब जिस न्यायालय ने डिक्री पारित किया है, यदि वह न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार को खो चुका है या वह न्यायालय अस्तित्व में नहीं रह गया है, तब आगे प्रश्न उत्पन्न होता है कि तब उस डिक्री का निष्पादन किस कोर्ट के द्वारा कराया जाएगा। तो डिक्री का निष्पादन किसी भी ऐसे कोर्ट के द्वारा कराई जा सकती है जो उस तरीके के मामले का विचारण करने के लिए कॉम्पिटेंट है। तो सेक्शन 37 आपने देखा कि जिस न्यायालय ने डिक्री पारित किया है उस न्यायालय के अंतर्गत ये कौन कौन न्यायालय आते हैं। तो दो पॉइंट आपको बताए कि डिक्री के निष्पादन का क्या मतलब होता है, फिर आपने देखा कि डिक्री का निष्पादन कौन न्यायालय करा सकता है। तीसरी चीज अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डिक्री का निष्पादन है वह कैसे कराया जाता है। तो डिक्री का निष्पादन सामान्यतया दो तरीके से कराया जाता है। एक तो जजमेंट डेटर के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्यवाही करके, अर्थात डिक्री का निष्पादन कराने में जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया जा सकता है, उसको सिविल कारागार में उसको निरुद्ध किया जा सकता है और उसके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है कि जो उसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है वह उस डिक्री का निष्पादन कर दे। दूसरा जो तरीका अपनाया जाता है वह ये है कि जो जजमेंट डेटर है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, उसको सेल किया जा सकता है और जो विक्रय मूल्य आएगा उससे डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है। तो जनरली जो डिक्री का निष्पादन होता है ये दो तरीके से होता है, व्यक्तिगत कार्यवाही करके या जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच करके उसको सेल करके और डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है। अब आगे सेक्शन 38 के बाद सेक्शन 39 को थोड़ा सा देखा जाए तो सेक्शन 39 ये स्पष्ट करता है कि किन परिस्थितियों में डिक्री को ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
आपने देखा कि डिक्री का निष्पादन दो कोर्ट कराती है। एक तो जिस कोर्ट ने डिक्री पारित किया है और दूसरा जिस कोर्ट को डिक्री ट्रांसफ़र की गई है। तो प्रश्न ये है कि क्या डिक्री को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सेक्शन 39 स्पष्ट कर देती है कि डिक्री को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब डिक्री ट्रांसफ़र करने की बात कब आती है, तो सेक्शन 39 में सबसे पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि जिस न्यायालय ने डिक्री को पारित किया है, यदि जजमेंट डेटर प्रतिवादी उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से बाहर रहता है, तब ऐसी परिस्थिति में जिस कोर्ट ने डिक्री पारित किया है वह उस डिक्री को जहां जजमेंट डेटर निवास करता है, कारोबार करता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करता है, उस न्यायालय को डिक्री को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जिस न्यायालय ने डिक्री पारित किया है उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी स्थित नहीं है, प्रॉपर्टी अन्य न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर स्थित है। तो ऐसी परिस्थिति में जिस कोर्ट ने डिक्री को पारित किया है वह उस डिक्री को उस न्यायालय को ट्रांसफ़र कर सकता है जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी स्थित है। इसी प्रकार से यदि जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी का विक्रय करना है और वह प्रॉपर्टी डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में भी डिक्री को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आगे ये ध्यान रखना है कि पूछा जाए कि ट्रांसफरी कोर्ट के क्या पावर्स होते हैं, तो इसको सेक्शन 42 में स्पष्ट किया गया है कि ट्रांसफरी कोर्ट को अर्थात जिस कोर्ट को डिक्री ट्रांसफ़र की गई है वो ट्रांसफरी कोर्ट कहलाएगा और ट्रांसफरी कोर्ट को वही सारा पावर्स होगा जो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को प्राप्त है। तो ये सेक्शन 42 भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अब आगे देखा जाए तो आगे ये बताया गया है कि जैसे यदि फॉरेन कोर्ट के द्वारा यदि कोई डिक्री पारित की जाती है और उस डिक्री का इंडियन कोर्ट में एक्सक्यूशन कराना है, तो उसका एक्सक्यूशन किस तरीके से कराया जाएगा। तो यदि फॉरेन कोर्ट के द्वारा कोई भी डिक्री पारित की गई है, कोई जजमेंट दिया गया है और उसको इंडियन कोर्ट में इन्फोर्स कराना है, तो उसको दो तरीके से कराया जा सकता है। एक तो देखेंगे सेक्शन 44A और सेक्शन 44A में बताया गया है कि एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग अर्थात निष्पादन कार्यवाही के माध्यम से, और दूसरा तरीका इसको है कि डिक्री का निष्पादन यदि विदेशी न्यायालय के द्वारा पारित किया गया है तो उस डिक्री का निष्पादन का दूसरा तरीका बाई फाइलिंग सूट वाद को संस्थित करके कराया जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट सवाल है कि यदि फॉरेन कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दिया गया है तो उस जजमेंट का इंडियन कोर्ट के अंतर्गत उसका एक्सक्यूशन कैसे कराया जाएगा। तो दो तरीका बताया गया है, एक तो निष्पादन कार्यवाही के माध्यम से और दूसरा वाद संस्थित करके। अब सेक्शन 44A के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि फॉरेन कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है और वह फॉरेन कोर्ट रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के अंतर्गत आता है, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है
और रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का मतलब है कि जिस देश से भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध है वह राज्य मैत्रीपूर्ण राज्य कहलाता है। तो यदि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के अंतर्गत यदि फॉरेन कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दिया गया है और उस जजमेंट को इंडियन कोर्ट में उसको इन्फोर्स कराना है तो उसके लिए तरीका है कि जिला न्यायालय के समक्ष उस जजमेंट की कॉपी को प्रस्तुत करना होगा और जिला न्यायालय के द्वारा उस डिक्री निर्णय का निष्पादन उसी प्रकार से कराया जाएगा से मानो कि इंडियन कोर्ट के द्वारा ही वह डिक्री पारित की गई हो। लेकिन इसके लिए दो शर्त है जो फॉरेन कोर्ट है कि अब यदि मान लीजिए कि अब दूसरा तरीका बताया गया है कि वाद संस्थित करके डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है। तो वाद संस्थित करने की बात कहाँ पर आती है? वाद संस्थित करने की बात वहाँ पर आती है कि जो व्यतिकारी राज्य क्षेत्र से भिन्न राज्य क्षेत्र है, अर्थात ऐसा विदेशी राज्य जिससे भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है और वहाँ के कोर्ट के द्वारा यदि कोई जजमेंट दिया गया है और उस जजमेंट का निष्पादन कराना है तो उसका निष्पादन कैसे कराया जाएगा? तो जिला न्यायालय के समक्ष सूट फाइल करके कराया जाएगा और जो सूट फाइल किया जाना चाहिए डिक्री निर्णय पारित होने की तिथि से 3 वर्ष के अंतर्गत उसको दाखिल कर दिया जाना चाहिए। और तीसरी इसमें शर्त यह है कि वादी के पक्ष में कोर्ट के द्वारा डिक्री पारित कर दिया गया हो तो यदि वादी के पक्ष में डिक्री पारित कर दी जाती है तो जो फॉरेन जजमेंट है वो दोनों जजमेंटों का एक ही में विलय हो जाता है और तब डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है। अब आगे देखें, इसके बाद जो सेक्शन 46 है बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 46 प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो सेक्शन 46 है वो इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जाता है और सवाल ये पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रिसेप्ट। प्रिसेप्ट क्या है? सेक्शन 46 में आज्ञा पत्र प्रिसेप्ट किसे कहा जाएगा? तो देखें सेक्शन 46 में प्रिसेप्ट का मतलब ये है कि जिस न्यायालय ने डिक्री पारित किया है यदि वह न्यायालय किसी अन्य न्यायालय को जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को कुर्क करने के संबंध में जो निर्देश एवं आदेश देता है ऐसे निर्देश एवं आदेश को प्रिसेप्ट कहा जाता है। तो जो डिक्री पारित करने वाला न्यायालय है वह किसी अन्य न्यायालय को निर्णीत ऋणी की प्रॉपर्टी को कुर्क करने के संबंध में जो निर्देश आदेश देता है ऐसे निर्देश आदेश को प्रिसेप्ट कहा जाता है। यहाँ पर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है कि जो सेक्शन 46 के अंतर्गत अर्थात प्रिसेप्ट के अंतर्गत जो अटैचमेंट होता है प्रॉपर्टी का वह परमानेंट नहीं होता है। अर्थात सेक्शन 46 के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट वो केवल 2 महीने तक के लिए उसको कुर्क किया जाता है। तो सेक्शन 46 में ये 2 पॉइंट को इसमें ध्यान में रखना है। सेक्शन 46 के बाद जो सेक्शन 47 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और सेक्शन 47 में कहा गया है कि जहां पक्षकार के बीच में या उसके हित प्रतिनिधि के बीच में 3 शब्द लिखा है कि डिक्री के निष्पादन के संबंध में, डिक्री के उन्मोचन के संबंध में और डिक्री की तुष्टि के संबंध में
यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो ऐसे प्रश्न का अवधारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो जहां पक्षकारों के बीच या उसके हित प्रतिनिधियों के बीच यदि डिक्री के निष्पादन के संबंध में, उन्मोचन के संबंध में, तुष्टि के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उस प्रश्न का अवधारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो उस प्रश्न का अवधारण एक्सक्यूशन कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और सेक्शन स्पष्ट कर देता है 47 कि इसके लिए कोई सेपरेट सूट फाइल नहीं किया जाएगा, अब पृथक से कोई वाद दाखिल नहीं किया जाएगा, बल्कि इन तीनों प्रश्नों का जो निर्धारण है वह एक्सक्यूशन कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। जब आप सेक्शन 47 को पढ़ते हैं तो सेक्शन 47 के साथ आर्डर 21 रूल 58 पढ़ेंगे। और आर्डर 21 रूल 58 में है कि यदि कुर्की के संबंध में कोई दावा किया जाता है, कोई ऑब्जेक्शन एराइज किया जाता है तो उसका निस्तारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो यदि कुर्की के संबंध में कोई भी दावा या आपत्ति उठाई जाती है तो उसका निस्तारण यह निष्पादन न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। उसके लिए अलग से किसी प्रकार का कोई भी सूट फाइल नहीं किया जाएगा। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन 47 और रेड विथ आर्डर 21 रूल 58। इसके आगे अब सेक्शन 50 है और सेक्शन 50 भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए, जब भी सेक्शन 50 आप पढ़ेंगे तो इससे पहले इंटरप्रिटेशन क्लाज सेक्शन 2 का सब क्लाज 11 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन किया गया है कि विधिक प्रतिनिधि किसे कहा जाएगा। और सेक्शन 50 में बताया गया है कि विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन कैसे कराया जाएगा। तो देखेंगे कि सेक्शन 211 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परिभाषित किया गया है और विधिक प्रतिनिधि को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि विधिक प्रतिनिधि के अंतर्गत वह व्यक्ति आता है जो मृतक व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है या मृतक व्यक्ति की संपत्ति में इंटरमीडियल उसमें दखलंदाजी करता है, या जो विधिक प्रतिनिधि का प्रतिनिधि होता है वो भी विधिक प्रतिनिधि के अंतर्गत आता है। तो अब जो विधिक प्रतिनिधि है वह मृतक के ऋण के लिए वो किस सीमा तक उत्तरदायी होता है, इसके संबंध में आप पढ़ेंगे सेक्शन 50 और सेक्शन 52। दो धाराएं इसमें दी गई हैं। देखिए, जो सेक्शन 50 है तो सेक्शन 50 में दो उपखंड दिया गया है और सेक्शन 50 में ये कहा गया है कि जैसे यदि कोई डिक्री पारित कर दी गई है और डिक्री पारित होने के पश्चात अभी उस डिक्री का सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है, उस डिक्री की तुष्टि नहीं हुई है और जो जजमेंट डेटर है वह मर जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में डिक्री होल्डर को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। धारा 50 की उपधारा 1 के अंतर्गत डिक्री होल्डर उस डिक्री का निष्पादन करने के लिए प्रार्थना पत्र वह विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध दे सकता है। दूसरी चीज ध्यान रखना है कि जो विधिक प्रतिनिधि है वह मृतक के ऋण के लिए पर्सनली लायबल नहीं होता है, वह व्यक्तिगत रूप से उसके लिए आबद्ध नहीं होता है, बल्कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वह मृतक के ऋण के लिए केवल उसी सीमा तक उत्तरदायी होगा जिस सीमा तक उसकी संपत्ति विधिक प्रतिनिधि के हाथ में आई है। तो यहाँ पर सेक्शन 50 को भी ध्यान में रखना है, ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अब मान लीजिए कि जो 52 कहता है कि विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध ही डिक्री का निष्पादन कराना है,
तब डिक्री का निष्पादन कैसे कराया जाएगा। अर्थात विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन कराना है तो सबसे पहली चीज सेक्शन 52 में बताई गई है कि यदि विधिक प्रतिनिधि के पास मृतक की संपत्ति बची हुई है तो जो संपत्ति बची हुई है उसके द्वारा उसका निष्पादन कराया जा सकता है। लेकिन आगे ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि विधिक प्रतिनिधि के पास मृतक की कोई संपत्ति नहीं बची है और विधिक प्रतिनिधि ने मृतक की संपत्ति को कहाँ पर खर्च किया है इसको न्यायालय से बताने में असफल रहता है, तो जिस सीमा तक वह बताने में असफल रहता है कि मृतक की प्रॉपर्टी को उसने कहाँ पर खर्च किया है, उस सीमा तक विधिक प्रतिनिधि पर्सनली लायबल होता है। पर्सनल जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है और उस डिक्री का एक्सक्यूशन कराया जा सकता है। तो धारा 50 और धारा 52 और इसके साथ सेक्शन 2 की उपधारा 11 ये तीनों सेक्शन को इसमें ध्यान में रखना है। आगे बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, वो है सेक्शन 51 बीच में छूट गया। तो सेक्शन 51 में मोड ऑफ एक्सक्यूशन के बारे में बताया गया है कि डिक्री का निष्पादन का ढंग क्या होगा। तो सेक्शन 51 में मोड ऑफ एक्सक्यूशन के बारे में बताया गया है कि डिक्री के निष्पादन का क्या ढंग होगा, मोड ऑफ एक्सक्यूशन क्या होगा। तो देखें डिक्री के निष्पादन का सबसे पहला ढंग जो बताया गया है, डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, विनिर्दिष्ट संपत्ति के परिदान के द्वारा डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है। दूसरा इसमें मोड बताया गया है कि जो जजमेंट डेटर है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, उसको सेल किया जा सकता है या विदाउट अटैचमेंट डायरेक्ट सेल किया जा सकता है और जो विक्रय मूल्य आएगा उससे डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है। और तीसरा इसमें तरीका बताया गया है कि जो जजमेंट डेटर है उस जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया जा सकता है, उसको सिविल कारागार में उसको बंद किया जा सकता है और उसके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है कि वह उस डिक्री का निष्पादन करे। और जो चौथा तरीका बताया गया है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, अर्थात रिसीवर के अपॉइंटमेंट के द्वारा भी डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है। तो धारा 51 में मोड ऑफ एक्सक्यूशन है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए। अब इसके बाद आप देखेंगे सेक्शन 51 हो गया, इससे पहले सेक्शन 52 भी आपको बता दिए हैं। अब आगे देखा जाए तो आगे जो प्रश्न ये बनता है कि डिक्री के निष्पादन में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में इस सवाल को इस तरीके से पूछा जाता है कि सिविल मामले में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस संबंध में बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 56 और धारा 56 ये स्पष्ट कर देती है कि यदि धन के संबंध में कोई भी डिक्री पारित की गई है तो उस डिक्री का निष्पादन कराने में किसी महिला को अरेस्ट उसको नहीं किया जा सकता है। तो यदि धन के संबंध में कोई भी डिक्री पारित की गई है तो उस डिक्री का निष्पादन कराने में किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे सेक्शन 55 सब क्लास 2
और धारा 55 की उपधारा 2 के अंतर्गत आप देखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है या व्यक्तियों का वर्ग है जिसकी गिरफ्तारी से आम जनता को असुविधा पहुंच सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को भी अरेस्ट उसको नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से सेक्शन 135 आप पढ़ेंगे कि सेक्शन 135 के अंतर्गत कोई भी न्यायाधीश है, मजिस्ट्रेट है, जब वह न्यायालय को जा रहा हो, न्यायालय से वापस लौट रहा हो, न्यायालय में पीठासीन हो, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से कोई अधिवक्ता है, अधिवक्ता का अभिकर्ता है, कोई साक्षी है, तो उसको भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार सेक्शन 135A के अंतर्गत विधायी निकाय का कोई सदस्य है तो उसको भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रोविज़न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस प्रोविज़न को ध्यान में रखना है कि सिविल मामले में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अब देखें सेक्शन 56 के बाद जो सेक्शन 58 है वह पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा कि डिक्री का निष्पादन कराने में जो जजमेंट डेटर है उसको अरेस्ट किया जा सकता है और उसको सिविल प्रिजन में उसको डिटेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि डिक्री के निष्पादन में निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करके अधिकतम उसको कितने समय तक उसको सिविल कारावास में डिटेन किया जा सकता है। तो इस संबंध में आप पढ़ेंगे सेक्शन 58 और सेक्शन 58 बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 58 में 3 बातें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और इनको पूछा भी जा चुका है। जैसे सेक्शन 58 में पहली चीज़ ध्यान रखना है कि जहां डिक्री की धनराशि 5,000 रुपये से अधिक है तो उस डिक्री का निष्पादन कराने में निर्णित ऋणी को जो गिरफ्तार किया जाता है, निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करके अधिकतम जो सिविल कारावास में निरुद्ध किया जा सकता है वह 3 महीने तक किया जा सकता है। दूसरी चीज़ कि यदि 2,000 रुपये से अधिक और 5,000 रुपये तक के संबंध में कोई डिक्री पारित की गई है तो उस डिक्री का निष्पादन कराने में निर्णित ऋणी को अधिकतम 6 सप्ताह तक उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और उसको सिविल कारावास में उसको निरुद्ध किया जा सकता है। अब यहीं से एक तीसरा सवाल बनता है कि यदि निर्णित ऋणी के विरुद्ध 2,000 रुपये से कम धनराशि की डिक्री पारित की गई है तो ध्यान रखना है यदि 2,000 रुपये से कम धनराशि की डिक्री पारित की गई है तो डिक्री का निष्पादन कराने में जो निर्णित ऋणी है उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 58 तो सेक्शन 58 सब क्लाज 1A पढ़ेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे यह स्पष्ट कर दिया गया है, लिखा है कि शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि धनराशि 2,000 रुपये से कम है तो डिक्री का निष्पादन कराने में निर्णित ऋणी को तब उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 58 पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब आगे देखें सेक्शन 58 के बाद जो सेक्शन 60 है वो सेक्शन 60 बहुत इम्पॉर्टेंट है। धारा 60 में बताया गया है कि डिक्री का निष्पादन कराने में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको अटैच किया जा सकता है और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको अटैच नहीं किया जा सकता है।
तो आप देखेंगे कि धारा 60 में जो मेन सेक्शन है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि डिक्री का निष्पादन कराने में निर्णीत ऋणी की हर प्रकार की संपत्ति, चाहे वो भूमि है, चाहे भवन है, चाहे निर्माण है, चाहे उसकी चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, चाहे वचन पत्र है, चाहे प्रामिजरी नोट है, हर प्रकार की प्रॉपर्टी को उसको कुर्क किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि धारा 60 की उपधारा 1 में प्रोवाइजो दिया गया है और प्रोवाइजो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रोवाइजो में ये स्पष्ट किया गया है कि डिक्री का निष्पादन कराने में जजमेंट डेटर की कौन सी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता है। तो धारा 60 की उपधारा 1 के परंतुक में लंबी सूची दी गई है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको डिक्री के निष्पादन में उसको अटैच नहीं किया जा सकता है। लेकिन विशेष रूप से पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट ए पॉइंट को इसमें ध्यान में रखना है कि डिक्री का निष्पादन कराने में जो जजमेंट डेटर है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उनके पहनने के आवश्यक वस्त्र को कुर्क नहीं किया जा सकता है। खाना बनाने के बर्तन को कुर्क नहीं किया जा सकता है। चारपाई और बिछौने को कुर्क नहीं किया जा सकता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कोई आभूषण है जिसको कोई महिला अपने धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से पृथक नहीं रख सकती है, उसको भी कुर्क नहीं किया जा सकता है। जैसे विवाहिता महिला का मंगलसूत्र है, बिछिया है, वह उसको अपने से अलग नहीं रख सकती है, तो उसको अटैच नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से बी पॉइंट के अंतर्गत शिल्पी के औजार को कुर्क नहीं किया जा सकता है। कोई किसान है तो किसान का जो हल होता है, बैल होता है, बीज होता है, जो जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है, उसको भी अटैच नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि किसान के पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर को डिक्री के निष्पादन में उसको अटैच किया जा सकता है। और आगे ध्यान रखेंगे, हिंदी में है झ पॉइंट और झ क, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार इसको पूछा गया है। अब आगे झ पॉइंट के अंतर्गत बताया गया है कि भरण पोषण से भिन्न कोई डिक्री है तो भरण पोषण से भिन्न डिक्री का निष्पादन कराने में वेतन के प्रथम 1000 रुपये को और जो शेष बचता है उसके 2/3 को उसको अटैच नहीं किया जा सकता है। तो भरण पोषण से भिन्न कोई डिक्री पारित की गई है तो उस डिक्री का निष्पादन कराने में वेतन का प्रथम 1000 रुपया और शेष का 2/3 उसको अटैच नहीं किया जा सकता है। और झ क के अंतर्गत बताया गया है यदि भरण पोषण के संबंध में कोई डिक्री पारित की गई है तो उस डिक्री का निष्पादन कराने में वेतन के 1/3 भाग को उसको कुर्क नहीं किया जा सकता है। अर्थात इस लाइन का मतलब हुआ कि भरण पोषण के संबंध में कोई डिक्री पारित की गई है तो वेतन का 1/3 कुर्क नहीं किया जा सकता है, अर्थात 2/3 भाग वेतन को कुर्क किया जा सकता है। तो बहुत लंबा प्रोविज़न है, लेकिन विशेष रूप से पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ये 4 पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखें धारा 60 के बाद धारा 64 है और धारा 64 भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। और धारा 64 के अंतर्गत बताया गया है कि जैसे डिक्री के निष्पादन में यदि प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है
तो यदि प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में अब जो जजमेंट डेटर है उस अटैच्ड प्रॉपर्टी का प्राइवेट अंतरण करता है, तो वह अंतरण क्या होगा? सेक्शन 64 स्पष्ट कर देता है कि ऐसा ट्रांसफर पूरी तरीके से वाइड होगा। अर्थात यदि कुर्क संपत्ति का प्राइवेट अंतरण किया जाता है तो वह प्राइवेट अंतरण क्या होगा? वो प्राइवेट अंतरण शून्य होगा। अब देखिए धारा 64 के बाद जो सेक्शन 74 है, ये सेक्शन 74 भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और सेक्शन 74 पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और सेक्शन 74 की हेडिंग है निष्पादन का प्रतिरोध। अर्थात जजमेंट डेटर यदि डिक्री के निष्पादन का विरोध करता है, प्रतिरोध करता है, तो सेक्शन 74 यहाँ पर उपचार बताती है कि डिक्री होल्डर के द्वारा या क्रेता के द्वारा यदि न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र दिया जाता है कि जजमेंट डेटर डिक्री के निष्पादन का प्रतिरोध कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वह जजमेंट डेटर को अरेस्ट करने के लिए उसको आदेश दे सकता है तथा उसको 30 दिन तक के लिए सिविल कारावास में उसको निरुद्ध करने के लिए भी आदेश दे सकता है। तो जो सेक्शन 74 है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये आज आपने पढ़ा एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री धारा 36 से लेकर के धारा 74 के अंतर्गत पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से सेक्शन इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने आपको बताया। दैट्स ऑल। थैंक यू। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।